Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is लर्निंग एंड टीचिंग। अधिगम ऐप शिक्षण की आज आपकी 6th क्लास होने वाली है एमसीक्यू बेस पे। तो उम्मीद करता हूँ क्लासेस आप सभी को अच्छी लग रही होंगी और क्लास अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, साथ ही साथ एक कमेंट कर दिया करें और एक शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 125 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में 125 क्वेश्चन को आप सभी को होमवर्क में दिया था, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ गाइज आज बात करते हैं आपकी 126। इसमें बात करेंगे 126 क्वेश्चन में प्रश्न में शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो यह कथन किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन जो है वो किसका, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो जो शिक्षा है, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। तो वही चीज़ यहाँ बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से मृत्यु या जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों या अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो ऐसा किस ने कहा, यानी कि ये जो कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक का है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये आपका क्रो एंड क्रो का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 इसमें कहा गया है कि अधिगम का अभिप्राय है। तो अधिगम का अभिप्राय जो है वो किससे है, ये पूछा गया है। सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिगम, अधिग्रहण करना। ठीक है, तो 127 में क्या कहा गया है, अधिगम का अभिप्राय है, यानी कि जो अधिगम का अभिप्राय किससे है ये हमसे यहाँ पे पूछा गया जा रहा है। सीखना है, पढ़ना है, पढ़ाना या अधिग्रहण करना। तो अधिगम का अभिप्राय जो है आपका वो होता है कौन सा, सीखना, यानी कि लर्निंग। कि जो अगर आप लोग इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब ही क्या होता है, LEARNING, लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम का मतलब सबसे पहले मैंने जो आपका सिलेबस है उसमें इसी चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करके बताया कि लर्निंग एंड टीचिंग जो है वो एक्चुअली में है क्या, यानी कि अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, तो लर्निंग मतलब क्या होता है आपका सीखना एक तरीके से, ठीक है, किसी चीज़ को। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 128। 128 प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, 128 में हमसे पूछा गया है जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, यानी कि आईक्यू लेवल जो है वो 70 से कम होता है, उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो यह कथन जो है वो किसका है, ये बात करेगी। तो जो आईक्यू लेवल यानी कि 170 से कम की बात करेगी, और जितने भी आईक्यू लेवल की जो स्टेजेस हैं वो सारी की सारी स्टेजेस जो हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर देख लीजिएगा। बाकी लास्ट वीडियोज में मैंने उसको डिटेल में एनालिसिस करके बताया भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और वहीं से ही सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो 170 से कम की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा 70 से कम की बात करी गई है। तो ऐसा जो है किसमें होता है, तो ये जो है किसने कहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका क्रो एंड क्रो हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। तो जिस बालक की 70 से कम आय बुद्धि लब्धि होती है उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सीखने के सिद्धांतों के प्रतिवर्त या सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे गलत है और कौन सा राइट होगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल से अगर बात करता हूँ तो यहाँ हमसे क्या कहा गया है कि सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक में कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा सही नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा, तो ये बिल्कुल ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव द्वारा, ये भी ठीक है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर द्वारा, ये भी ठीक है। पुनर्वलन का सिद्धांत कोप का, ये गलत हो जाएगा। पुनर्वलन का सिद्धांत जो है कोपला नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन सही नहीं है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत के जो है वो कोपल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आप सभी को बता दें कि थोड़ा सा चलते हैं पीछे
क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था और इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना था। 125 में हमसे पूछा गया था क्या, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षा जो है कैसी, उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण रखिए, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, यह कथन जो है वो किसका था, तो यह कथन आपका बी ओ स्मिथ का, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है किसकी, बी ओ स्मिथ, बी ओ स्मिथ। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं नीचे। और मिनिमम 150 क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा आप सभी के। 130 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसमें बात करेगी शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। क्या कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान कि शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान जो है वो कौन से हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन ए की जो अगर बात करता हूँ, ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी में कहा गया है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी में हीगल, ऑप्शन डी में रसेल। तो ध्यान रखिएगा पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान जो हैं वो पेस्टोलॉजी हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ओके, 131 इसमें कहा गया है बुद्धि लब्धि के आकलन का सही सूत्र, यानी कि जो आपका बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू लेवल है या आईक्यू निकालने का राइट फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो होता है वो आपकी होती है यहाँ पे क्या, मेंटल एज। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं रियल एज इंटू 100, ये आपका हो जाता है क्या, सूत्र। तो मेंटल एज जो होती है वो आपकी मानसिक आयु बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट जाएगा। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि जो आपका दिमाग की है, यानी कि मेंटल एज जो है हुई है आपकी मानसिक आयु, और जो आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है, गुणा 100 कर देते हैं, तो आपकी क्या है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र है। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी आपका पक्का हो गया इस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जो हर साल आते हैं, खूब रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 131 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज इंटू 100 अपॉन रियल एज, यानी कि जो मानसिक आयु होती है नीचे वास्तविक आयु गुणा 100 कर देते हैं, तो आपकी क्या है, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जो है निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है क्या, 132 बुद्धि मापन हेतु बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का आविष्कार किसने किया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि मापन हेतु बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का आविष्कार किसने किया। ध्यान रखिएगा, जो बुद्धि लब्धि है इसका आविष्कार जो है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो यह आपका टर्मन द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का आविष्कार जो है टर्मन द्वारा किया गया है, इसको गांठ बांध के याद करके रख लीजिए। और यहाँ से ये एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हो जाता है कंफर्म। 133 की बात करते हैं, क्या कहा गया 133 में, 133 में कहा गया अधिगम संयोजन और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, तो यह कथन किसका है, यानी कि अधिगम संयोजन और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, यह कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का है, ये हमसे पूछा रहा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो कथन है वो वॉटसन का है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जेवी वॉटसन। तो अधिगम समायोजन या अधिगम संयोजन और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, तो यह जेवी वॉटसन का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच चल रहा है, और जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है यानी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हम बढ़िया परसेंटेज बना सकते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और इस बैच को ज्वाइन करने के साथ मैं इतना कह सकता हूँ कि आप आराम से 70 to 80% बना सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तब जब सारे पूरा बैच जो है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे नोट्स को आप अच्छे से
याद करके उनका रिवीजन कर लेंगे 2 से 3 बार, तब आपके 70 to 80% बनेंगे। क्योंकि मान लीजिए चीजें आती हैं और आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं, तो वो सबसे गलत चीज होती है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़िए, डेट्स ओके, बट जो पढ़िए उसको कंफर्म पढ़िए, यानी कि वो क्वेश्चन या उस पार्ट में से जो क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी जो जहाँ से तैयारी कर रहा है अपनी तैयारी अच्छे से करिए, बाकी चीज़ों का रिवीजन जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के नीचे के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैच में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, डाउट सेशन भी आपके होंगे, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसमें मैंने मेनली एक चीज़ और ऐड कर दी है आप सभी की, आर सीरीज, रैपिड रिवीजन सीरीज। रैपिड रिवीजन सीरीज में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में फंसने की पॉसिबिलिटीज जो है वो एज इट इज रहती है, यानी कि वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। लास्ट ईयर काफी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था, 50 to 60% तक क्वेश्चन एज इट इज फंस गए थे विदाउट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन भी वही रखे हुए थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 134 में कहा गया है स्टैनफोर्ड बिने स्कूल का विकास किस देश में किया गया। कौन से स्टैनफोर्ड बिने स्कूल का विकास किस देश में किया गया था, तो यह आपका अमेरिका में किया गया था। स्टैनफोर्ड बिने स्टैनफोर्ड बिने स्कूल का विकास जो है अमेरिका में किया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 135 मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का विज्ञान है, तो यह कथन किसका है, यह कहा गया, तो यह कथन आपका मॉर्गन का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट 136 जो है वो आप सभी के सामने है। 136 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 136 में कहा गया है क्या, शिक्षा जो कुछ करती है, शिक्षा जो कुछ करती है, एक सेकेंड, ये आज क्या गड़बड़ हो रही है। शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार कुछ किया जाता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहते हैं, तो यह कथन किसका है, यह पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है वो आपका किसका हो जाएगा, बी एन झा, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार कुछ किया जाता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहता है, यह कथन जो है बी एन झा का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमसे क्या पूछना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है, किसकी, अधिगम। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक जो है आपका वो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता, छात्र वृद्धि, उद्देश्य की प्रबलता, विद्यालय का वातावरण। तो अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक जो है वो उद्देश्य की प्रबलता, यानी कि जो एम है, जो टारगेट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक जो है उद्देश्य की प्रबलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में बात करी गई है, जब एक परिस्थिति में सीखी गई दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। यानी कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे और उसी सिचुएशन जैसी कोई दूसरी सिचुएशन आई और आपने पुरानी सिचुएशन में जिस हिसाब से बाहर निकले थे वही सिचुएशन की चीजें आपने यूज करी और उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं, तो वही यहाँ पे बात करी, जब एक परिस्थिति में सीखी गई दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह आपका धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी कि जो चीज आपने सीखी और उसी चीज को आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, बहुत सारी कई बार आप ऐसे इस तरीके की चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। 139, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, यानी छात्रों को मोटिवेट करने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारपीट करना। तो देखिए, टीचिंग लाइन में एक चीज गांठ बांध कर, दंड बच्चे को देना नहीं, फटकारना बच्चे को है नहीं, मारना पीटना तो कभी है ही नहीं, बचता क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को नेगलेक्ट करके और ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके राइट ऑप्शन निकाल सकते हैं। 140, इस प्रश्न में क्या कहा गया है,
किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? किसने किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूझ के सिद्धांत को जन्म देने वाले कौन थे? तो ये आपके थे गेस्टॉलवादी, जिनको हम लोग कोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेस्टॉलवादियों, कोलर। ठीक है, सूझ के सिद्धांत का जन्म दिया किसने? कोलर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करना, प्रेरणा प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या कहा है? प्रेरणा जो है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो यह कहा है, तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह आपका गुड द्वारा कहा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं और 142। इसमें क्या कहा गया है? निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, ये हमसे कहा जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आवश्यकता। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, तो आवश्यकता जो है वो आरंभ नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 143। और इसमें इन लोगों ने ऑप्शंस जो हैं वो भी आपके यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे वो सामाजिक प्रेरक हैं, प्यास है, आत्मगौरव है। ठीक है, और तीसरा हम ले सकते हैं इसमें प्रेम, लव जिसको बोल देते हैं। ठीक है, और चौथा आपका हो जाएगा आत्मगौरव, जिसमें हम लोग आत्मसम्मान, आत्मगौरव तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग क्या? प्यास। प्यास भी है, भूख ले लीजिए कि भूख भी तो बहुत लगती है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्रेरक हैं प्यास, आत्मगौरव, प्रेम या भूख। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग? आत्मगौरव। तो सामाजिक, समाज के रिगार्डिंग बात करी गई ना, तो आत्मगौरव यानी खुद का सम्मान सबसे ऊपर होता है। जो कहते हैं ना कि इज्जत, हमारी इज्जत चली गई, ठीक है, तो वही कहा गया यहाँ पे आत्मगौरव। तो देखिए, प्यास का कोई मतलब नहीं है समाज के प्रति। प्यास मतलब प्यास लग रही है आपको, कोई मतलब नहीं है समाज के प्रति प्यार, सभी से तो आप प्यार कर ही नहीं सकते, बात बिल्कुल सही है। भूख ये भी नहीं है, आत्मगौरव बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यानी कि आत्मगौरव राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 144। इसमें क्या कहा गया है? शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जिसमें बात करी गई, क्या? प्रमाणीकृत परीक्षण, अप्रमाणीकृत परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 145। और 145 में हमसे क्या कहा गया है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण जो है वो कौन सा है? आर्मी अल्फा टेस्ट, बिने साइमन स्केल, पिक्चर ड्रग टेस्ट और या आर्मी बीटा टेस्ट। तो यहाँ पे तो ऑप्शन भी करेक्ट लिख दिया गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण जो है यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या हुआ? चलिए, ऐसे जादू होते रहते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल है ना, तो कुछ भी हो सकता है ये ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 146 को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है क्या सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या कहा गया है यहाँ पे? सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं? नवीनता, मौलिकता, केंद्रानुमुखता या उपयोगिता। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सी जो है वो नहीं है, बाकी सारी की सारी।
यानी कि केंद्र अनुमुखता नहीं है, बाकी सारी की सारी आपकी सृजनात्मकता की विशेषता, यानी कि नवीनता भी है, मौलिकता भी है, उपयोगिता भी है। ओके, 147 की बात करते हैं, और 147 में उनसे क्या पूछा गया है। 147 पूछा गया, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होते हैं या होती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका ड्रेवर का है, यानी कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 148, इसमें बात करेगी सृजनात्मकता का तात्पर्य है, क्या है। सृजनात्मकता का तात्पर्य है, ऑप्शन ए, यह व्यक्ति के नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, अधिगम अभिवृद्धि से है, बुद्धि की क्षमता से नहीं है, सामाजिक द्वारा तिरस्कृत गुण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह व्यक्ति के नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। तो सृजनात्मकता यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 149, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो यह कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है आपका ड्रेवर का है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 140 150, और आज का लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, सृजनात्मकता का तात्पर्य है, यह व्यक्ति के नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, अधिगम अभिवृद्धि से है, वृद्धि की क्षमता से है, समाज द्वारा तिरस्करण गुण से है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो गाइस, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। बाकी थोड़ा सा जो अगर आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा रिपीट भी हुआ है, यानी कि आप 148 को देखिएगा, सृजनात्मकता का तात्पर्य, और 150 को देखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर एक बार अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के सामने है, बैच ज्वाइन करने के लिए या कोई भी क्वेरी पूछने के लिए, या कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अदर यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। सारी चीज़ों को काफ़ी मेहनत करके बनाया जाता है, क्योंकि गाइस सारी पीडीएफ को तैयार करना और फिर वीडियो को शूट करना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और जो अगर बात करते हैं कि 1% भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1% भी आपके एग्जाम में आने की चीज़ें हैं, तो वीडियो को लाइक करके और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके रिगार्डिंग जो भी राइट ऑप्शन हुआ करे उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप सभी को अच्छी से मिल रही होंगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है पेड बैच के लिए, तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आप सभी के सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फिर, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज़ को लेके। और बाकी आप सभी को मालूम है कि आप सभी लोग एक चीज़ पे फोकस करिए। आप सभी से मैं कहता हूँ अपनी स्किल्स को जरूर डेवलप करिए। ठीक है, और स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी हमारे अदर यूट्यूब चैनल वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको स्किल डेवलप करनी है, कौन सी स्किल डेवलप करनी है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उस स्किल पर वर्क करिए, क्योंकि उस स्किल पर वर्क करने से क्या होगा, आपको बोरियत नहीं होगी और आपको अच्छा मैसेज होगा, और आप उसमें काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। और आप भविष्य के टीचर बनने वाले हैं, तो कुछ करिए ना करिए, कम्युनिकेशन स्किल को जरूर डेवलप करिए, 1 से 2 लैंग्वेज जरूर सीख लीजिए। इसमें एटलीस्ट मैं कहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी जो है सभी को आती भी है, सारी चीज़ें हैं, और उसको थोड़ी सी महारती हासिल करिए। यानी कहने मतलब ये है कि उसको इस तरीके से बना लीजिए ताकि आप कहीं बोलें तो आप बोलने के बाद आपको लगना चाहिए कि सामने वाले को, हाँ, कि ये टीचर है, बंदे को नॉलेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।